जो इस समय बैंकिंग सुधार में क्या क्या किया गया वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे CRR, SLR, बैंक दर, ये सारी चीज़ें जिस तरह जो एक प्रकार की रेट थी ना, तो इसी तरह एक नया कंसेप्ट आया है ICRR, मेंटल कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है, जैसे कि ये जैसे हम लोग देखे थे कि CRR में और SLR में, CRR में क्या था कि जो वाणिज्यिक बैंकों की NDTL का कुल जमाओं का एक निश्चित सीमा RBI के पास जमा की जाती है। ठीक, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जब RBI यह निर्धारित कर दे कि जो कमर्शियल बैंक की जितनी भी जमाएं हैं, टोटल जमाएं केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ेगा, तो उस रेट को हम कहते हैं ICRR। जैसे 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। विमुद्रीकरण हुआ तो क्या हुआ, सरकार जितनी भी मार्केट में करेंसी थी, विमुद्रीकरण का मतलब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो उसमें जो विमुद्रीकरण में 500 और 1000 की नोटों को वापस कर ली सरकार। तो जब 1500 की नोटों को वापस कर ली तो जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास क्या हुआ, अचानक से पैसे इकट्ठा हो गए। अब उस पैसे को RBI ने ये निर्धारित किया कि जितना पैसा तुम्हारे पास आएगा इस दौरान, वो पूरा का पूरा हमारे पास आप जमा करेंगे। उसी को कहते हैं ICRR। ये कंसेप्ट 2016 में आया था। ठीक, दूसरा है बेंचमार्क रेट या बेंचमार्क दर। ये क्या होती है, बेंचमार्क दर कमर्शियल बैंकों के द्वारा जारी की गई एक ब्याज दर होती है, या वह ब्याज दर होती है जिसमें कमर्शियल बैंक अपने सबसे जो उनके विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उस दर पर उन्हें ऋण प्रदान करता है। मतलब जैसे मान लो कोई कमर्शियल बैंक है, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, ये क्या हैं, कमर्शियल बैंक हैं। तो अगर कोई इनके जो बहुत नज़दीक लोग होंगे, जैसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या और कोई ऐसा व्यक्ति जो बैंक से उधार लेता रहा देता रहा और उनकी आपस में काफ़ी मतलब विश्वास हो गया है एक दूसरे के प्रति, तो एक मिनिमम रेट दर पर जो कमर्शियल बैंक होगा वो व्यक्ति को ऋण प्रदान करता है। उस दर को क्या कहते हैं, बेंच मार्क दर। ठीक, फिर इसको समाप्त कर दिया गया, उसके जगह में लाई गई एक नई दर जिसे कहते हैं बेस रेट या आधार दर। आधार दर क्या होती है, आधार दर वह दर होती है जिस न्यूनतम दर पर कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो जनता को ऋण प्रदान करते हैं। मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक इस आधार दर से नीचे किसी को ब्याज इस दर की ब्याज दर से नीचे किसी को ऋण प्रदान नहीं करेगा। मान लो जैसे RBI ने निर्धारित कर दिया है कि बेंचमार्क रेट 5% होगी या 4% होगी या 9% होगी, तो कोई भी ग्राहक हो, चाहे जितना भी इसका विश्वसनीय ग्राहक हो या आम आदमी हो, इस मिनिमम दर से, मान लो कि 5% है ये बेस रेट, तो बेस रेट के नीचे कभी भी कमर्शियल बैंक किसी को उधार नहीं देंगे। मतलब ये एक प्रकार की मिनिमम दर है जिस दर पर कमर्शियल बैंक आम जनता को ऋण प्रदान करते हैं। हाँ, कि ये बेस रेट रहेगी। जैसे तुम जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे सेविंग जो बचत अकाउंट होते हैं उसमें कितना तुम्हें ब्याज मिलता है, 4% मिलता है ना। तो 4% एक प्रकार से निर्धारित हो जाता है कि इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक, एक होती है सीमांत निधि लागत आधारित दर, मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस रेट। मतलब ये जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि एक आधार दर होगी। ठीक, तो आधार दर में कुछ कमियां थीं। कमियां ये थी कि जैसे कि मान लो कि जो RBI अपनी जब मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता था तो आधार दर मान लो कि RBI घटा दे, 4% कर दे, 5% कर दे ना,
तो आधार दर क्या होती थी कि एक न्यूनतम लागत को, जो बैंक की न्यूनतम कास्ट होती है उसको निकालने का प्रयास करती थी कि जो बैंक हैं जो वो लाभ में रहें, घाटे में न जाएं, इस दर पर इन्हें ब्याज मिल जाए ताकि बैंक हमेशा लाभ पर रहें। तो बैंक क्या करते थे, जैसे मान लो कि 9% पर ब्याज दे दिए, ठीक। अब आरबीआई अगर मान लो CRR घटा दिया या SLR घटा दिया या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कुछ भी घटाता है, तो कमर्शियल बैंक क्या करते थे, वो अपनी ब्याज दर को घटाते नहीं थे। 9% पे दे रहे थे तो 9% ही रहेगी, चाहे रेपो रेट घटे चाहे बढ़ेगी तो बढ़ा देंगे, अगर बढ़ेगी तब तो वो लोग बढ़ा देते थे, लेकिन अगर घटती थी तो उसको घटाते नहीं थे बेस रेट को। तो इससे क्या होता था, इससे आम आदमी को नुकसान हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब अगर CRR बढ़ रही है या रेपो रेट जब बढ़ रही है तब तो कमर्शियल बैंक क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते थे, लेकिन अगर वहीं रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट घट रही है तो ये लोग क्या करते थे, घटाते नहीं थे। तो एक दीपक मोहंती कमेटी आई थी, उसने सिफारिश की कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करे तो कमर्शियल बैंक भी करें, ठीक। मतलब कि अगर कम हो वहाँ पर रेपो या रिवर्स रेपो रेट, तो यहाँ कमर्शियल बैंक भी बेस रेट को कम करें, ठीक। तो उसके लिए इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया जिसको कहा जाता है सीमांत निधि लागत पर आधारित ब्याज दर, MCLR। ये क्या करती है, ये जो लागत है, मतलब जो कॉस्ट है उस पूंजी की जो बैंक दे रहा है कमर्शियल बैंक का, उसकी लागत के अनुसार ये इसका फ्लैक्चुएशन होगा। मतलब कि अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, अगर रेपो रेट घटेगी तो ये घटेगा, ठीक। ये हो गया MCLR। बेसल मानक, ठीक। बेसल एक स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, ठीक। बेसल मानक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में एक रूपता लाने एवं उनमें विनियमन या उसका रेगुलेशन करने का एक प्रावधान है, जिसके माध्यम से ये किया जाता है, कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं या कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें एक रूपता लाई जा सके और बैंकिंग क्षेत्र का विकास किया जा सके, ठीक। बेसल मानक निर्धारित कौन करता है? मैं जैसे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक प्रकार का जैसे कि आरबीआई क्या है, पूरे अपने देश के बैंकों का एक केंद्र है ना। इसी तरह जो इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट है वो क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमर्शियल बैंक्स का एक प्रकार से संगठन है, या तो बैंकों के एक प्रकार के प्रतिनिधित्व कह सकते हो, ताकि वो लोगों को जो बैंकिंग सिस्टम है या कमर्शियल बैंक हैं उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए, उसमें किस प्रकार के वैश्विक स्तर पर एक रूपता लाई जाए। क्योंकि कमर्शियल बैंकों का जो काम होता है वो सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। जैसे भारत का जो स्टेट बैंक है उसकी ब्रांच विदेशों में भी हैं, इसी तरह सिटी बैंक अमेरिका का है उसकी ब्रांच यहाँ पर भी हैं। तो इस तरह क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बैंकिंग व्यवस्था में अगर एक रूपता नहीं रहेगी तो उसका नुकसान क्या होगा, बैंकिंग प्रणाली सही से संचालित नहीं हो पाएगी और लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य संचालित किए जाते हैं उनके लिए हमेशा संस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे तुम लोग देखे होंगे WTO बना किस लिए, व्यापार के लिए ना। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार अगर हो रहा है तो उसको कोई मॉनिटर करने वाला होना चाहिए, ताकि कोई समस्या आए तो उसका समाधान किया जा सके। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें एक रूपता लाने एवं उसमें सुधार करने के लिए बेसल में एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट स्थापित किया गया है, जिसमें समय समय पर बैठकें होती हैं जिन्हें कहते हैं बेसल मानक। मतलब उन बैठकों में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ प्रावधान किए जाते हैं या कुछ मानक बनाए जाते हैं। उन्हीं मानकों को हम कहते हैं बेसल मानक। ठीक, पहली बैठक हुई 1988 में, दूसरी हुई 2004 में, तीसरी हुई 2015 में। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
2015 में जो बना, तो उसमें क्या निर्धारित किया गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR। मतलब कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो अपनी कुल जमाओं का जो या कुल पूंजी है, उस पूंजी का 9% तरल रूप में उन्हें रखना अनिवार्य है, ताकि लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास बना रहे। मान लो अगर कभी बैंक कोलैप्स करता है या कोई ऐसी समस्या आती है कि बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है, तो वो जो बैंक के पास पूंजी रिजर्व रखी है 9%, उस पूंजी से वो काम चलाए या जनता का विश्वास हासिल करे, या जिसका पैसा जमा है उस पूंजी से उसको पैसा वापस करे। इसमें 2 प्रकार की पूंजी होती हैं, जो कुल पूंजी होती है, एक Tier 1 होती है, एक Tier 2 होती है। वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि जो कुल पूंजी है उसका 9% बैंकों को तरल रूप में रखना आवश्यक होता है। ठीक, इसी को कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या पूंजी पर्याप्तता अनुपात। एक होता है ऑपरेशन ट्विस्ट। बैंकिंग प्रणाली में एक शब्द यूज होता है ऑपरेशन ट्विस्ट। 1-2 साल पहले आया था इसका कंसेप्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, जैसे तुम लोगों को पढ़ाया था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से RBI क्या करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके RBI तरलता का मैनेजमेंट करता है। और दूसरी ओर जैसे हम लोग जब पढ़े थे मनी मार्केट पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति बाजार में देखे थे कि जब गवर्नमेंट को कोई पैसे की ज़रूरत होती है तो क्या करती है, सिक्योरिटीज़ निकालती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी करती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी करती है तो उससे क्या होता है, जनता से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया गया कि जैसे मान लो कि जब सरकार कोई प्रतिभूति जारी करती है तो उसके बदले में उसको क्या देना पड़ता है, ब्याज दर देना पड़ता है। तो ब्याज दर जब भुगतान करना पड़ता है सरकार को, तो सरकार के ऊपर भार ज़्यादा हो जाता है ना। तो जब भार ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए समस्या क्या बन जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ऋण ज़्यादा हो जाता है तो हमें राजकोषीय घाटा हमारा ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे ऋण बढ़ेगा वैसे वैसे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। तो राजकोषीय घाटा को समस्या माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसलिए ये माना जाता है कि बैंक की जो सरकार ऋण के बदले ब्याज दर चुका रही है उसको किसी तरह से कम किया जाए। ठीक, तो जो RBI होता है वो क्या करता है, वो प्रतिभूतियाँ 2 प्रकार के जारी करता है। एक होता है अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ, दूसरी होती हैं दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ। तो जब कभी कभी ये होता है कि जो अल्पकाल की में ज़्यादा ऋण हो गया, ठीक, तो RBI ये करेगा कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को जारी कर देता है। दीर्घकाल के लिए प्रतिभूति जारी करेगा और जनता से पैसा लेगा, और उसी पैसा से जो अल्पकालीन प्रतिभूतियां खरीदी गई हैं उसका सरकार जनता को उससे भुगतान कर देता है। मतलब एक प्रतिभूति जारी करके दूसरी प्रतिभूतियों का भुगतान करना या ऋण के भार को कम करना, उसी को कहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। अल्पकालिक प्रतिभूतियों को समाप्त करने के लिए या अल्पकालिक प्रतिभूतियों का दीर्घीकरण करना ही एक प्रकार से ऑपरेशन ट्विस्ट है। ठीक, एक है बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल क्या है, बैंकिंग लोकपाल या बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन, तुम लोग लोकपाल का नाम सुने होगे, बड़ा चर्चा में था, पॉलिटी में पढ़ते होगे लोकपाल, जन लोकपाल ना। तो लोकपाल की अवधारणा बैंकिंग सिस्टम से आई। बैंकिंग सिस्टम में मतलब RBI एक बैंकिंग लोकपाल नियुक्त करता है। अगर कमर्शियल बैंक कोई ग्राहक के साथ अनियमितता करता है या उसके साथ कोई फ्रॉड करता है या कोई और भी समस्या क्रिएट करता है, तो जनता के उस पर शिकायत दर्ज करा सकती है और आप उसका समाधान प्राप्त कर सकती है। मतलब बैंकिंग लोकपाल एक प्रकार से RBI के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है या एक संस्था है जो क्या देखती है, जो कमर्शियल बैंकिंग से संबंधित जो भी कंप्लेन जाएंगी या जो भी समस्याएं हैं उसके तहत आप उसका निवारण कर सकते हैं। ठीक।